हाँ ठीक है, तो फिर ये फर्स्ट चैप्टर का जो जिस्ट है, वो फर्स्ट चैप्टर का जिस्ट है कि वही सारी चीजें, और ये ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या होती है, वो तो एक सोशल साइंस है, उसमें ह्यूमंस के बारे में, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, एटमॉस्फेयर क्या है, बाहर से दिखने वाले लैंड फॉर्म, एक्सक्लूसिव लैंड फॉर्म, है ना। जैसे आपने वॉल्केनो पढ़े तो हमने कल क्या देखा था, एक्सक्लूसिव वॉल्केनो और इंक्लूसिव वॉल्केनो से बनने वाले लैंड फॉर्म, कल देखे थे ना फोटो पे। वैसे एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स, इंक्लूसिव लैंडफॉर्म, रिवर बह रही है, माउंटेन्स हैं, ये सारी चीजें ज्योग्राफी का पार्ट है। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एग्रीकल्चर वो रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपकी इंडस्ट्री, मिनरल्स, वो सारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। वहां से फिर आपके पोर्ट्स हैं, पोर्ट से आप वो चीज बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, कुछ चीजें इंपोर्ट कर रहे हो, कौन से मेजर माइनर मिनरल्स हैं, वो सारी चीजें, ठीक बात है। उसके आप आगे बढ़ोगे तो ये चैप्टर क्या बताना चाह रहा है, अर्थ, तो उसकी फॉर्मेशन कैसी हुई। अर्थ की फॉर्मेशन आपको मैंने जब ये क्लास ज्योग्राफी की फर्स्ट डे आप याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कि वो नेबुलर थ्योरी है ना, एक नेबुलर थ्योरी के बारे में बताया था, वो नेबुलर थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, वो नेबुलर थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर बताएंगे कि प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, वही सोलर सिस्टम, प्लैनेट का फॉर्मेशन, अर्थ कूल हुई, फिर रेनफॉल हुआ, ओशंस कैसे बने, ठीक है। ये सब थ्योरी है। कुछ आप बोलो कि यहां से कुछ सवाल निकलता है और एग्जाम में कोई पूछे, वो चीज नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि एनसीईआरटी में और एनसीईआरटी स्किप नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए हम एक बारी पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान दो और मैं वहां से उस लैपटॉप पे जा रहा हूँ, ठीक है। मेन लाइंस आप पढ़ने की कोशिश करो ताकि आपको घर जाके एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े खुद, क्योंकि आप खुद तो मुझे पता है पढ़ोगे नहीं, इसलिए मुझे आपका काम भी करना पड़ेगा, ठीक बात है। आप खुद तो ये एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो ना, आप खुद एनसीईआरटी पढ़ोगे घर जाके, अगर आपको होमवर्क दे दिया जाए कि आप एनसीईआरटी पढ़ के आओगे, आप पढ़ोगे घर जाके एनसीईआरटी? आपने एनसीईआरटी खरीदी नहीं है, कैसे पढ़ोगे आप, पहले ये बताओ। आपने एनसीईआरटी खरीदी है अभी तक? आपको इकोनॉमी भी तो मैंने ही पढ़ाई थी, आपने इकोनॉमी की एनसीईआरटी ली आज तक? कितनी पढ़ी है आपने? कितनी पढ़ी है इकोनॉमी की? आपने एनसीईआरटी कितनी पढ़ ली है? जल्दी आई। अच्छा, ये ज्योग्राफी में जाने से पहले मेरे को एक चीज याद आई कि मैंने आपको कल एक होमवर्क दिया था। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, वहां पे मैं आपको कह रहा था कि ये आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी कल, ये मॉनेटरी पॉलिसी, ये आपका होमवर्क था, याद आया? ये आपका होमवर्क था, मैंने कहा था ये जरा थोड़ा सा पढ़ के आइएगा और मुझे बताना कि ये 4% रेपो रेट रखा, उसके पीछे क्या चीजें हैं और क्या क्या चेंजेस हुई। तो आप कुछ पढ़ के आए? आप कुछ पढ़ के आए इसके बारे में? आपने ये मॉनेटरी पॉलिसी, ये बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी घर जाके पढ़ी? न्यूज़पेपर में इतना बड़ा बड़ा इसका आर्टिकल आया था, पढ़ा आपने घर जाके? आपने घर जाके पढ़ी? हाँ, तो बताइए क्या आया था इसमें? रेपो रेट 4% रखेंगे, ठीक बात है। 3.35, ये पुराना इतना ही था, है ना। जो आपने लास्ट डेटा अपडेट किया है इकोनॉमी का, जब हमारा लेक्चर हुआ था तो 3.35 हमारा रिवर्स रेपो रेट था, ठीक बात है, ठीक है। उसके बाद एमएसएफ और बैंक रेट 4.25, एमएसएफ और बैंक रेट 4.25, 4.25%, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। और क्या चीज़ है? उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 22 का जीडीपी फोरकास्ट 10.5%। क्या है ये, रियल या फिर नॉमिनल जीडीपी? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी कितना बोल रहे हैं, कितना होगा? 10.5% रियल जीडीपी, मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड, है ना, ठीक बात है। आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई क्योंकि ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, इनको इकोनॉमी भी मैंने पढ़ाई थी तो इसीलिए वो कुछ पुरानी बात चल रही है, ठीक है। तो
रियल जीडीपी आपका बोला गया कि फोरकास्ट है 10.5%, ऐसा कौन बोल रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी बोल रही है, ठीक है। ऐसा अलग अलग इंसान बोलेंगे तो आप उसका जब नोट बनाएंगे तो आप नीचे लिखना कि आईएमएफ ने ये फोरकास्ट किया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये फोरकास्ट किया है, फिर बजट में ये फोरकास्ट हुआ है और इकोनॉमिक सर्वे में अलग फोरकास्ट हुआ है। तो सब डेटा जो होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। यूपीएससी में डायरेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन आपको क्यों, आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना है ना, केएस का एग्जाम, तो उस वहां पे आपको ये चीज पूछ सकते हैं, है ना, ठीक है। आप 2018 का, अगर आप 2018 जब लास्ट टाइम केएस का एग्जाम हुआ है वो वाला पेपर उठा के देखो तो वहां शायद एक क्वेश्चन था कि आईएमएफ ने कुछ फोरकास्ट किया है जीडीपी ग्रोथ, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत डेटा स्टेट पीसीएस के लिए याद रखो। फिर नेक्स्ट चीज क्या बोली? इन्फ्लेशन 5.5%, 5.1%। और एक चीज बोली है कि जो हमारा इन्फ्लेशन का जो बैंड था, आपको याद है 4 ± 2%, है ना। जो वो 4 ± 2% वाला बैंड है उसको हम बढ़ा के और 5 साल आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ठीक बात है। वो जो इन्फ्लेशन का बैंड था उसको बढ़ा के हम और आगे बढ़ा रहे हैं, ये बात हो रही थी, ये बात भी हुई है, आप घर जाके देखना, है ना। ये वाली बात भी की है कि हाँ वो जो इन्फ्लेशन वाला टारगेट है और हम उसमें ये वाली चीजें करेंगे, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ी आपने, ये उसकी रिकमेंडेशंस, और इसको आप कहीं पे स्टेपल करके अपने जहाँ पे इकोनॉमी के नोट्स बनाए थे वहाँ पे लगा दो और डेटा को अपडेट करते रहो ताकि आपको फायदा रहे, ठीक बात है। आप देखो ये जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है, पहले घर जाके आप ये क्लास 11 की एनसीईआरटी खरीदो। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर से इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि सारे बच्चे देखें, और क्योंकि आपके हाथ में एनसीईआरटी है नहीं, है ना, ठीक बात है। ये टक टक कौन कर रहा है? आप घर जाके 11th क्लास की एनसीईआरटी खरीदें और 11th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है, आज के आज यही आपका होमवर्क है अब, ठीक है। घर जाके आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, और जितने कॉन्सेप्ट हम आज तक पढ़ चुके हैं, कौन कौन से? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, क्या वो अर्थ का रोटेशन, अर्थ का रेवोल्यूशन, सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स, और फिर वो जो थेरी हैं 3, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थेरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थेरी और प्लेट टेक्टोनिक थेरी, और उसके बाद यहाँ से निकल के वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक और सुनामी, और हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, क्या माउंटेन्स, रिवर, हमने बहुत सारी चीजें मैप में मार्क भी की हैं, ठीक है ना, ठीक है। आप एक बारी पढ़ना स्टार्ट करो और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि मैं पढ़ के आपको बताता हूं, आप वहां पे देखते रहो। कुछ फालतू की चीज पहले लिख रहा है कि यू हैव स्टडीड ज्योग्राफी एज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सोशल साइंस कोर्स, वो आपने अपने जो 7th 8th 5th 6th 7th में जो आपकी सोशल साइंस होती है वहां आपने ज्योग्राफी पढ़ी है। फिर क्या कह रहे हैं? नाउ यू विल स्टडी ज्योग्राफी एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड लर्न अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयर इंटरएक्टिव रिलेशनशिप्स। आप और आपके एनवायरनमेंट के बीच में क्या क्या इंटरैक्शंस हो रहे हैं, है ना। ये चैप्टर बस ये इस चैप्टर में कुछ काम का नहीं है, ये सिर्फ ये चीजें बता रहा है कि आपको ज्योग्राफी क्यों पढ़नी है और ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये वाला तो चैप्टर अगर आप स्किप भी कर दोगे तो कोई इतनी बड़ी चीज हो नहीं जाएगी। आप ये वाला चैप्टर पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना है तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक बात है। इसमें कुछ ही ऐसी बड़ी चीजें नहीं कह रहा है। ये क्या चीजें कह रहा है? फॉर एग्जाम्पल आप देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये एक इस पैराग्राफ पे आप ध्यान दो। एवरी ज्योग्राफिकल फिनोमिना अंडरगोस चेंज थ्रू टाइम एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड टेम्परली। The changes in landform, climate, vegetation, economic activities, occupation and cultural developments have followed a definite historical course, है ना। ये तो इंग्लिश है, इसका क्या हिंदी बताऊं मैं आपको, है ना। ये क्या कह रहा है? ये सारी चीजें दर बदर टाइम के साथ हुई हैं, ठीक है। उसके नीचे एक इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है, many geographical features result from the decision making process
by different institution at a particular point of time. It is possible to convert time in terms of space and space in terms of time. जैसे आप बोलते हो कि आपको यहाँ से वहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप ये नहीं बोलते हो कि कितना किलोमीटर है, आप बोलते हो कि 1 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे का रास्ता है ना। वो ये कहना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी सेड दैट प्लेस ए इज 1500 किलोमीटर्स फ्रॉम प्लेस बी, और ऑल्टरनेटिवली इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट प्लेस ए इज 2 hours away if one travels by plane और 17 hours away if one travels by a fast moving train, है ना। जैसे आप गूगल मैप में डालते हो तो वो दिखाता है अगर आप साइकिल से चलोगे तो इतना दिन लगेंगे, फिर पैदल चलोगे तो इतने दिन, फ्लाइट से इतना, बस से इतना, गाड़ी से इतना, है ना। बात समझ आ रही है? तो वो ये चीज़ बता रहा है। ये सब ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई चीज़ है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करनी है तो ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक बात है। पर आप घर जाके आज एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, आप आज घर जाके एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। चलो चलो, फिर ये सेकंड चैप्टर, तो उसमें क्या बताना चाह रहा है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, वो सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, लेकिन आप एक बारी थोड़ा उसका थ्योरी देखो क्या कह रहा है। डू यू रिमेंबर नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कुछ काम का नहीं, नीचे पढ़ो। ये ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में आपको 2 चीज़ें बताएगा। एक चीज़ क्या बोल रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस वर पुट फोर्थ बाय डिफरेंट फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अर्थ के ओरिजिन के बारे में कई कई डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी, ठीक है। वन ऑफ द अर्लियर एंड पॉपुलर आर्ग्यूमेंट वाज बाय जर्मन फिलोसोफर इमानुएल कांत। ये इमानुएल कांत नाम का जो आदमी है ना, इस आदमी ने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं। आप इसका नाम जो है एथिक्स में भी बार बार पढ़ोगे, ठीक है, ठीक है। वो थ्योरी देंगे कांतियनिज्म, तो आप पढ़ोगे, और जो आपके एथिक्स के टीचर होंगे अगर वो आपको पढ़ाएं तो अच्छी थ्योरी है, बहुत अच्छे पॉइंट है, ठीक है। एथिक्स आपने पढ़ लिया है, तो आपको पता ही है इमैनुअल कांत ने कौन सी थ्योरी दी है। आपने एथिक्स पढ़ा है तो आप जरा याद कीजिए, ये इमैनुअल कांत नाम का आदमी, तो उसने कोई क्या थ्योरी दी है एथिक्स से रिलेटेड। जैसे आप अलग अलग फिलोसोफर्स पढ़ते हो, ठीक है, आप अलग अलग फिलोसोफर पढ़ते हो, तो जैसे कार्ल मार्क्स या फिर मार्क्स वेबर, ठीक है, तो वो आपके सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट में होते हैं, ठीक है। जैसे आपके मार्क्स वेबर हैं तो पॉलिटिकल साइंस में भी हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, पर उनकी थ्योरी अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट चेंजेस, ठीक है। चलो, तो वैसे आप बताओ, इमैनुएल कांत तो उन्होंने ज्योग्राफी के लिए तो थ्योरी दी है, पर एथिक्स में उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? आप सबने एथिक्स पढ़ा था? आपको इमैनुएल कांत के बारे में पढ़ाया गया था? एक इमैनुएल कांत और एक जेरेमी बेंथम, 2 बंदों के नाम आपको याद होंगे, है ना, जो आपको एथिक्स पढ़ाया गया होगा, ठीक है। ये इमैनुएल कांत के बारे में कुछ आपको याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है तो जल्दी बताइए। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है आपको? कुछ याद तो आपको आ रहा है नहीं, चलो कोई बात नहीं। आप देखो, ये जो ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में और स्टोरीज लिखी हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि एक स्टोरी इमैनुएल कांत ने दी और वही नेबुलार थ्योरी है। जो नेबुलार थ्योरी थी ना, आपको पढ़ाई कि वो एक बड़ा सा नेबुला था और वो रोटेट कर रहा था, है ना। एक नेबुला का क्लाउड था, क्लाउड, गैसियस क्लाउड, जिसको आप नेबुला बोलते हो, एक गैसियस क्लाउड था और वो बहुत ज़ोर से रोटेट कर रहा था। कोई चीज़ अगर बहुत ज़ोर से रोटेट करे और वो सर्कुलर मोशन में हो तो उसमें 2 फोर्स एक्ट करेंगी ना, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। हमने आज तक यही पढ़ा है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट में अंदर की तरफ एक्ट करती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
बाहर की तरफ एक्ट करती है। ये चीज आपको पता है ना, ये सही बात है ना? अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो आप बीच में रोक के पूछ सकते हो, है ना? यहाँ पे वो और कोई चीज नहीं बोल रहा है, वो ऐसा कहना चाह रहा है कि कोई चीज रोटेट करेगी तो उस पर दो फोर्सेज एक्ट करेंगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो जो अंदर की तरफ लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो जो बाहर की तरफ लगती है। ठीक बात है? वैसे ही जब ये रोटेट कर रहा था तो यहाँ से कुछ जो गैसेस क्लाउड थे वो अलग हो गए, बाद में वो कूल हुए और सोलर सिस्टम बना। ठीक है, ये तो नेबुलर थ्योरी थी जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना? उसमें भी हमने क्या डिस्कस किया था, जैसे कि एक वाटर का ग्लास और उसमें आप कुछ सैंड डालो तो जो हेवियर एलिमेंट होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो लाइटर एलिमेंट होते हैं वो ऊपर तैरते रहते हैं, है ना? वैसे ही जब अर्थ रोटेट कर रही थी और कूल कर रही थी तो जो हेवियर एलिमेंट थे वो इनर कोर में चले गए, जो लाइटर एलिमेंट थे वो सरफेस के ऊपर रह गए। ठीक बात है ना? तो जो आपकी अर्थ की क्रस्ट है वो लाइटर एलिमेंट से बनी है और जो अर्थ का इनर कोर है वो हेवियर एलिमेंट से बना है। ये थ्योरी बताना चाह रही है। ये है नेबुलर थ्योरी। अब आप बोलो कि ये सारी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं सर, वापस से क्यों डिस्कस कर रहे हो? ये इसलिए क्योंकि आप में से कुछ लोग थे जो ये बोल रहे थे सर वो बिग बैंग थ्योरी और ये सारी चीजें, तो फिर मैंने बीच में बोला था कि ये काम की नहीं है। पर फिर मुझे घर जाके ऐसा लगा कि क्योंकि आप अभी बेसिक से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो सारी चीजें एक बार ही देख लेते हैं। ठीक है, ठीक बात है ना? ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि बाद में आपको कोई डाउट आए आप खुद पढ़ो, इसीलिए एनसीईआरटी भी आपके सामने खोली गई। ये तो रही नेबुलर थ्योरी। इसके बाद एक दूसरी थ्योरी दी गई जिसको आप बिग बैंग थ्योरी बोलते हो। एक थ्योरी है जिसको बोलते हो आप बिग बैंग थ्योरी। तो फिर ये बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी समझने के लिए पहले एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल नाम की एक चीज। आप देखो ये ब्लैक होल क्या चीज है। ब्लैक होल को आप मानो कि स्पेस में एक ऐसी जगह, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है तो साइंटिस्ट की अलग अलग राय। कोई बोलता है कि जब स्टार मर जाता है, व्हेन अ स्टार डाई, तो उससे एक ब्लैक होल बनता है। इसके फीचर कि ये ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल का मतलब क्या है कि कोई चीज इसमें अट्रैक्ट हो और इसके अंदर गिर जाए। होल है तो मतलब कि अंदर से हॉलो है ना? और ब्लैक, क्योंकि जब इसकी इमेज आप लेते हो तो ये ब्लैक कलर का दिखता है, इसीलिए ब्लैक होल। ठीक बात है ना? ठीक है ना? और होल है तो मतलब, और इसके बारे में इसका फीचर क्या है कि इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा है कि इसमें से कोई भी चीज एस्केप नहीं हो सकती। ठीक बात है? आप जब इसका डेफिनेशन पढ़ोगे तो लिखा होगा कि नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम अ ब्लैक होल। ठीक बात है? ठीक है, बात समझ आ रही है? वैसे तो इसमें से कोई भी आपका यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस में से निकलने वाला सवाल नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो। ठीक बात है? ये स्पेस और उसमें ये ब्लैक होल, और अचानक से ब्लैक होल, ये बिग बैंग थ्योरी कहती है कि आपका जो ब्लैक होल है उस ब्लैक होल में से आपकी क्या निकली हैं? गैलेक्सीज। जो आपकी गैलेक्सी होती हैं, जैसे कि हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि पहले कोई एक ब्लैक होल था, उसमें से आपकी गैलेक्सीज निकली हैं। फिर ये इसको एक्सप्लेन क्या कैसे करना चाह रहे हैं? बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ठीक बात है? मतलब यूनिवर्स एक दूसरे से, यूनिवर्स जो है, जैसे अब यूनिवर्स को तो आप मैप में नहीं, ये बोर्ड में नहीं बना सकते, है ना? यूनिवर्स में अलग अलग गैलेक्सी हैं, है ना? और हर गैलेक्सी में कुछ अपने उनके सोलर सिस्टम रहे होंगे, कुछ अपना सन होता होगा, हमें नहीं पता है ना? उस पर तो सारे साइंटिस्ट और ये सारे लोग काम कर ही रहे हैं। हमें जितनी चीज़ पता है वो क्या है कि हमारी जो खुद की गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है और उसमें हमारा अपना सोलर सिस्टम है और बीच में एक सन है ना? फिर वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक बैलून लो। आपके एनसीईआरटी में क्या एग्जाम्पल दिए? वो ऐसा कह रहे हैं कि आप एक बैलून लो, उस पर कुछ पॉइंट लगाओ, ऐसे सर्कल, और यहाँ सर्कल और यहाँ सर्कल और यहाँ सर्कल। ठीक है?
फिर वो कह रहे हैं कि आप इस बैलून को इन्फ्लेट करो, ठीक है। आप जैसे जैसे इस बैलून को इन्फ्लेट करोगे, ये जो पॉइंट पहले पास में थे, मानो ऐसे ऐसे थे, फिर जब इसमें बहुत ज़्यादा हवा भर जाएगी तो ये पॉइंट एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ऐसे ही होगा ना, एक तो दूर होंगे, ऊपर से ये पॉइंट भी आप खुद में बड़ा हो जाएगा, है ना। आप छोटा सा डॉट लगाओ और उस बैलून को इन्फ्लेट करके देखो तो पॉइंट तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये पॉइंट भी बड़ा हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये क्या है, ये आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए है। वो कहने का मतलब क्या है कि गैलेक्सीज जो हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं। गैलेक्सीज एक्सपैंड होने का मतलब क्या है कि जैसे हमारी गैलेक्सी एक्सपैंड हो रही है, उसका मतलब क्या है कि वो किसी दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही है और एक्सपैंड कर रही है, ठीक है, ठीक बात है। तो ये इस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का मतलब है, ठीक बात है। अगर कोई चीज़ हमने छोड़ी थी और वो एनसीईआरटी में दी थी तो वो ये चीज़ थी, तो मुझे लगा कि आपको ये वाली सारी चीज़ें भी बता देनी चाहिए। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि गैलेक्सी जो हैं आज के टाइम हमारे यूनिवर्स में, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और हर गैलेक्सी के अंदर अपना एक सोलार सिस्टम होगा। हर गैलेक्सी का सोलर सिस्टम हो सकता है ना। फिर वो नेक्स्ट और क्या चीज़ें बता रहा है हम देखते हैं। नेक्स्ट वो ये चीज़ बताएगा कि हमारा खुद का जो सोलर सिस्टम है, हमारा खुद का जो सोलर सिस्टम है उसमें बीच में सन है और बाकी के प्लैनेट हैं, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें जो हमने छोड़ी थी कि प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व तो कर रहे हैं सन के आसपास, लेकिन कुछ प्लैनेट जिनको आप बोलोगे कि ये इनर प्लैनेट हैं, कुछ प्लैनेट जिनको आप बोलोगे कि ये आउटर प्लैनेट हैं, ठीक बात है। तो आप जरा उधर ध्यान दो। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप साथ साथ पूछोगे, वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि आपने ये सब पढ़ा है ना, ये सब पढ़ लिया है ना आपने। नहीं पढ़ा क्या? सुबह सुबह कैसे आप इतना बिना जोश के, थोड़ा जोश दिखाओ। कुछ काम का नहीं है, मैं ही बता दूंगा आपको। आप देखो, हम फोटो देखते हैं पहले। ये कैसा सोलर सिस्टम है? चलो लो, ये दिख रहा है आपको? तो चलो फिर रुको, अब अच्छे से दिख रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट आपकी जो एनसीईआरटी में, जब आप एनसीईआरटी पढ़ना, वो डस्टर का है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें एक चीज लिखी होगी, वही आपको यहां पे बता रहा हूं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कुछ प्लैनेट है जिनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट और कुछ प्लैनेट है जिनको बोलते हैं इनर प्लैनेट, ठीक बात है। आप देखो बीच में सन है और ये सारी चीजें एक ही नेबुला से बनी है। तो आप बताओ, जब ये रोटेट कर रहा था और इससे कुछ कुछ निकल के अलग से प्लैनेट बने हैं, तो जो लाइटर एलिमेंट होगा वो अंदर रहेगा, हैवियर एलिमेंट बाहर की तरफ जाएंगे, है ना, है ना, ठीक बात है ना। तो आपका जो सन है वो लाइटर एलिमेंट से बना है, किससे? हीलियम और H और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम से, है ना। और जो बाकी के आपके प्लैनेट्स हैं वो हैवियर एलिमेंट से बने हैं एज कंपेयर टू सन, है ना। एज कंपेयर टू सन, तो सन पे तो आपको सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन मिलता है ना, और बाकी वीनस, मार्स, अर्थ, यहाँ पे तो आपको हैवियर एलिमेंट मिलते हैं, है ना, निकल, आयरन, सारी चीजें मिलती है ना। तो वो ये बताना चाह रहा है, पहला पॉइंट। सेकंड चीज क्या बताना चाह रहा है? सेकंड चीज वो ये बताना चाह रहा है कि ये सोलर सिस्टम में सन, फिर मरकरी, फिर ये वीनस, ये अर्थ, ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जहाँ पे आपका मार्स है और ये जहाँ पे आपका जुपिटर है, अभी अलग अलग जगह पर है, ठीक है। जहाँ पे आपका मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में आपकी क्या है? एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट का मतलब क्या है? वो छोटे छोटे सॉलिड रॉक्स जो कि ये मार्स और जुपिटर के बीच में फ्लाई करते रहते हैं और इसी एरिया में दिखते हैं आपको, ठीक है। उनकी एक बेल्ट है जो कहाँ पे मिलती है?
मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है, ठीक बात है। फिर कुछ प्लैनेट्स को आप बोलते हो कि ये इनर प्लैनेट है। इनर प्लैनेट का मतलब क्या है? ये जुपिटर से अंदर अंदर वाले प्लैनेट जो है वो इनर प्लैनेट है, और इससे बाहर वाले जो प्लैनेट है उनको आप क्या बोलोगे? ये तो आउटर प्लैनेट है, ठीक है। अगर आप इनके अंदर से जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से ये प्लैनेट्स बने हैं, उसकी रिसर्च के लिए आप अलग अलग सैटेलाइट्स भेजते हो। हाँ, हमने मार्स पे सैटेलाइट भेजी, हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या फीचर हैं, पानी है कि नहीं है, कौन सा मिनरल मिलता है कि नहीं है ना, ऑक्सीजन है कि नहीं है ना। फिर आप जुपिटर पे भी भेजते हो, सैटर्न पे भी भेजते हो, नेपट्यून पे भी भेजते हो, हर जगह आप भेजते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता चलती है कि जो इनर प्लैनेट्स हैं उनका मटेरियल और जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनके मटेरियल में कुछ तो डिफरेंस है। डिफरेंस किस वजह से रहा होगा? एक डिफरेंस तो इस वजह से हो सकता है कि वो इनर हैं, गर्म हैं, उसकी वजह से उनका एटमॉस्फेयर अलग होगा। कुछ बाहर हैं तो वो ठंडे हैं, वहाँ सन की उतनी रेज नहीं पहुंचती हैं तो वो ठंडे होंगे, वहाँ आइस ज़्यादा होगी। उस हिसाब से आपको एक मोटी चीज़ जो पता चल सकती है ना। सेकेंड चीज़ आपको क्या पता चल सकती है कि जो बाहर के आउटर प्लैनेट हैं दे आर गैसियस इन नेचर। गैसियस इन नेचर मतलब वहां पे आपको अलग अलग टाइप की गैस ज्यादा मिलती है, और जो अंदर वाले हैं वहां पे आपको गैस कम मिलती है। ऐसा क्यों है? तो आपकी एनसीईआरटी क्या डिस्क्राइब कर रही है? आपकी एनसीईआरटी ये लिख रही है कि जब सोलार सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, और सन के बीच में से आपके सोलर विंड्स आपको पता है ना क्या चीज होती है? ये सोलर विंड्स नाम की चीज सुने आपने? सन तो बहुत गर्म है ना, तो यहां से अपने जैसे आप बोलो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, आपकी अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से थी? आपको मैंने बताया था क्योंकि अर्थ के जो कोर है वहां पे आयरन है, और वो अर्थ रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो वो मोशन में होगी, तो उसकी वजह से आपका एक मैग्नेट क्रिएट होता है जिसको आप बोलते हो कि हमारा ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना। एक चीज होती है जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, और क्योंकि हमारे अर्थ के इनर कोर में आयरन है और वो मोशन में है, उसकी वजह से आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल डेवलप हो रहा है ना। सही बात है। वैसे ही जो सन है, वैसे ही जो आपका सन है उसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर की तरफ निकलती हैं जिनको आप क्या बोलते हो? सोलार विंड्स, ठीक है, सोलार विंड्स। ये सोलार विंड्स जब जो आपके इनर प्लैनेट्स हैं, ये जो आपके इनर प्लैनेट हैं उनके एटमॉस्फेयर के साथ जब ये टकराई तो वहाँ का जितना भी थोड़ा बहुत गैसियस मटेरियल था उसको एब्जॉर्ब कर दिया और सिर्फ सॉलिड मटेरियल यहाँ पे बचा। और इसकी जो सोलार विंड्स हैं, क्योंकि ये सोलार विंड को आप सनलाइट और उस सब चीज़ से कंपेयर करके खुद के लिए इजी कर सकते हो, ठीक है, कि इसकी सोलार विंड्स जो हैं वो आउटर प्लैनेट्स तक नहीं पहुंची, और वो आउटर प्लैनेट तो बहुत दूर दूर रिवॉल्व करते हैं, है ना। तो सन की सोलार विंड उनके पास नहीं पहुंचती है, तो इसलिए उनका जो नेचर है वो गैसियस इन नेचर है। ठीक बात है, ठीक है, ऐसा आपका एनसीईआरटी बता रहा है। फिर ये कोई और काम की चीज इससे ज्यादा नहीं बोल रहा है। ठीक बात है। यहां तक आपको अर्थ के फॉर्मेशन में कोई दिक्कत आ रही है? ये वो चीज है ताकि आप घर में अगर पढ़ो तो आपको अजीब नहीं लगे कि ये क्या चीज बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब आप देखो कि आपको ये एस्ट्रॉयड बेल्ट दिखा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से अंदाजा हो जाए कि एस्ट्रॉयड बेल्ट तो ये क्या चीज है। ये बेल्ट ही आ गई एकदम ही। ये फोटो दिख रही है आपको? ये फोटो दिख रही है? इस फोटो में ये सन, ये अर्थ और बीच में मार्स और वहां पे जुपिटर दिख रहा है।
तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या है? आप देखो ये जब सारी चीजें ही सेम चीज से बनी है, किससे? नेबुला से ही बन के ये सारी चीजें बनी है, ये सारे रॉक्स, ये सारी चीजें, है ना? तो ये उसी टाइम पे एक चीज बनी है जिसको आप क्या बोलते हो? एस्ट्रॉइड। और वो कहाँ पे मिलेंगे आपको? मार्स और जुपिटर के बीच में। और ये ऐसे बेल्ट की तरह आपस में यहाँ पे घूमते रहते हैं, इसलिए आप क्या बोलते हो कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है। अब इससे पता क्या चलता है? इससे पता क्या चलता है? ये एस्ट्रॉइड, मीटियोर, ये सारी जो चीजें हैं, कॉमेट, अभी हम देखेंगे स्लाइड से ताकि आपको अच्छे से पता चले। इन सारी चीजों से आपको क्या पता चलता है? मानो कोई अर्थ की तरफ आ रहा है या किसी और प्लेनेट से टकराने वाला है, ठीक है? इससे आपको ये पता चलता है मानो कि अर्थ पे गिर गया और फिर आप उसके मटेरियल को स्टडी करो, ठीक बात है? आप उसके मटेरियल को स्टडी करो तो आपको क्या पता चलेगा कि हाँ, इस कॉमेट में, इस मेटेरियर में अगर ये मटेरियल है तो ऐसा हो सकता है कि किसी और प्लैनेट पे भी ये मटेरियल मिलता हो। क्या पता अर्थ पे भी ये मटेरियल हो लेकिन अभी अनएक्सप्लोर्ड हो। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें तो सेम मटेरियल से बनी है ना? नेबुलर क्लाउड से बनी है ना? तो इससे हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं, इसलिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है? ठीक बात है? बात समझ आई? आप देखो जो तीसरा आपका चैप्टर है वो क्या कह रहा है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आप देखो इंटीरियर ऑफ द अर्थ जब आपको मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो वहां पे मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में अगर आपको देखना है तो एक तो डायरेक्ट मेथड होगा और कुछ इनडायरेक्ट मेथड होंगे। याद आ रहा है? डायरेक्ट मेथड में मैंने क्या कहा था कि आप ड्रिलिंग करोगे, पर वो तो आप कुछ एक डेप्थ तक जा सकते हो, है ना? इसलिए आपको इनडायरेक्ट मेथड अपनाना पड़ेगा। वो क्या? वो जो सेस्मिक वेव्स थी, पी वेव और एस वेव, ठीक बात है? अभी मैं वापस से बताऊंगा तो आपको याद समझ आ जाएगा, ठीक है? आप देखो वो डायरेक्ट सोर्सेज तो क्या बोल रहा है, एक बार रीड करो। वो कहना चाह रहा है द मोस्ट इजीली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल इन सरफेस रॉक और द रॉक्स वी गेट फ्रॉम माइनिंग एरियाज। गोल्ड माइन इन साउथ अफ्रीका आर एज डीप एज 3 to 4 किलोमीटर, ठीक है? फिर गोइंग बियॉन्ड दिस डेप्थ इज नॉट पॉसिबल एज इट इज वेरी हॉट एट दिस डेप्थ, ठीक बात है ना? आप अर्थ के इंटीरियर में जाओगे तो गर्म होता जाएगा ना, क्योंकि ये तो चीज आपको पता है ना। वो कह रहे हैं कि इसके नीचे जाओगे तो वो तो पॉसिबल है नहीं। Besides mining, scientists have taken up a number of projects to penetrate deeper depths to explore the conditions in the crustal portions. Scientists world over are working on two major projects such as Deep Ocean Drilling Project and Integrated Ocean Drilling Project. अब नीचे आओ, नीचे क्या कह रहा है? Volcanic eruption forms another source of obtaining direct information. कैसे? Volcanic eruption कैसे आपका डायरेक्ट सोर्स है? क्योंकि आपको जब मैंने वॉल्केनो पढ़ाया तो मैंने क्या बोला कि वॉल्केनो जब भी आएगा तो दो टाइप का होगा। आपको दो टाइप बताए, मैं आपको उसकी इंग्लिश को हिंदी ट्रांसलेट करके बता रहा हूं कि उसका मतलब जो हमने पढ़ा है वही चीज है, आपको ऐसा नहीं लगे कि ये क्या चीज लिखी है ना? जब मैंने आपको वॉल्केनो पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि वो तो दो चीज से बन सकता है, या तो वो बेसाल्टिक होगा या वो एंडोसाइटिक होगा, बताया। तो ये क्या चीज़ है? मिनरल है, ठीक बात है? फिर मैंने आपको बताया कि एक फ्री फ्लोइंग होगा और एक होगा जो बहुत जोर से इरप्ट करेगा, ठीक बात है? फिर मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ वॉल्केनो निकलेंगे। अब वॉल्केनो अगर नीचे से आ रहे हैं और ऊपर आके सॉलिडिफाई होते हैं तो वो तो इग्नियस रॉक बनाते हैं, है ना? और इससे बनने वाली रॉक सबसे ज्यादा ग्रेनाइटिक इन नेचर, है ना? यही चीज पढ़ी थी ना हमने, ग्रेनाइटिक इन नेचर, है ना? तो आपको क्या पता चला कि अर्थ के नीचे वो मिनरल है ना? और वो बाहर इरप्ट हुआ और आपको सरफेस पे खुद पता चल गया, किसकी वजह से? वॉल्केनो की वजह से। तो ये एक मेजर मतलब इस वॉल्केनो की वजह से आपको ये चीज पता चल गई ना कि अर्थ की क्रस्ट के नीचे कौन सा मिनरल है, क्या चीजें हैं, है ना? आपको माइनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी ना,
वो तो वॉल्केनो बाहर आया, अपने साथ कुछ मिनरल लेकर आया, वो ऊपर आके सॉलिडिफाई हो गए, और आपको पता चला कि जब ये सॉलिडिफाई होते हैं तो ये ग्रेनाइट वाली रॉक बनाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसके नीचे ये वाला मिनरल है। वो कौन सा लावा है, बेसाल्टिक है, एंडेसाइटिक है, उस चीज़ से आपको पता चलता है कि अर्थ के क्रस्ट के नीचे कौन कौन से मिनरल हैं। तो ये भी एक टाइप का सोर्स है जो आपको बता रहा है कि अर्थ का इंटीरियर किस चीज़ों से बना है। ठीक बात है ना? है ना? कोई डिफिकल्टी है क्या यहां तक? नहीं है ना? ठीक है। फिर वो जो इनडायरेक्ट सोर्स और उसमें हमने चीजें पढ़ी थी वो पी वेव और सरफेस वेव। ठीक है, ये पी वेव और सरफेस वेव, ये आप देखो फोटो याद करो। जब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पी वेव और एस वेव का, जब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पी वेव और एस वेव का, तो मैंने क्या कहा था? सर ने हम कहा है कि ये वीडियो बनानी है कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, तो थोड़ा वापस से हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, साथ में एक नया स्टूडेंट भी है तो उसके लिए हमें ये पता चल गया कि अर्थ के इंटीरियर में क्या चीज़ है। वो ड्रिलिंग करने के बाद तो नीचे करना वो तो मनरेगा वाली मजदूरी करने के बराबर है ना? क्योंकि आप एक हद तक ही कर सकते हो, उसके नीचे तो नहीं जाओगे, है ना? ठीक बात है ना? उसके बाद आपको क्या पता है, वॉल्केनिज्म से कुछ मटेरियल बाहर आया, उससे हमें पता चल जाएगा उसके अंदर क्या है। फिर हमने बोला था कुछ इनडायरेक्ट सोर्स होंगे जिससे हम पता करेंगे कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, वो सॉलिड है, लिक्विड है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि हम ये सेस्मिक वेव्स का इस्तेमाल करेंगे, सेस्मिक वेव्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें पी वेव और एस वेव नाम की दो वेव्स थी। ठीक है, ठीक बात है? पी वेव और एस वेव। पी वेव मैंने बोला कि तीनों मीडियम से ट्रेवल करेगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एस वेव वो तो सिर्फ सॉलिड से पास करती है। ठीक बात है? ठीक है ना? फिर जब मैंने आपको एक ऐसे डायग्राम बनाई थी और मैंने कहा कि पी वेव को पास करवाया गया, और पी वेव जो है वो हर जगह से पास होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना? तो मैंने बताया कि अर्थ का ऊपर क्रस्ट है, फिर नीचे मेंटल है, फिर एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है ना? तो आपको क्या पता चला कि इसकी स्पीड के बारे में ये है कि सॉलिड पी वेव जो है, पी वेव्स जो हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब सॉलिड में सबसे ज़्यादा उनकी स्पीड होगी। अगर आप पी वेव को सॉलिड से पास करवाओगे तो सॉलिड में उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड से पास करवाओगे तो थोड़ी स्पीड कम होती है, गैस में से पास करवाओगे तो स्पीड सबसे कम होती है। यही चीज़ हमने पढ़ी थी। फिर उस पी वेव को पास करवाया गया तो पता चला यहाँ तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो आपको क्या पता चला कि अर्थ की क्रस्ट जो है वो तो सॉलिड है। ठीक बात है ना? उससे आप नीचे आए तो आपको पता चला हाँ यहाँ पे भी है थोड़ी सॉलिड, लेकिन इसकी डेंसिटी अलग है, डेंसिटी अलग है तो पास हो रही है, लेकिन थोड़ी बहुत स्पीड इसकी कम हो गई है। ठीक है, फिर उसके अंदर तो गई पी वेव, थोड़ी और अंदर गई, क्योंकि ये तो सॉलिड, लिक्विड, गैस सबसे पास होगी। ठीक है, तो अंदर आपको पता है कि आपका जो इनर कोर है वो तो किससे बना है? इनर कोर आपका लिक्विड से बना है, तो यहाँ स्पीड इसकी और थोड़ी कम हुई होगी, और जो बीच में से गई होगी तो लिक्विड वाली स्पीड, और क्योंकि आपका यहाँ पे आके उसकी फिर स्पीड चेंज हुई होगी, तो आपको क्या पता चला कि बाहर वाला तो कोर जो है, आउटर कोर, वो तो लिक्विड है, लेकिन इनर कोर जो है वो सॉलिड है। ये बात तो आप इन्फर कर सकते हो ना इस वेव से, है ना? और एस वेव से क्या पता चलेगा आपको? जब आपने उसी जगह पे आपने एक साइड से एस वेव डाली होगी, तो एस वेव तो आपको पता है सिर्फ सॉलिड से जाएगी, तो वो तो क्रस्ट और थोड़े से मेंटल के बाद वो डिसअपेयर होगी। क्यों? क्योंकि वो आगे तो लिक्विड आ गया है ना। अगर लिक्विड में से पास नहीं हुई, एक तो आपको दो चीज़ों से पता चला कि ये पास हुई, इसकी डेंसिटी चेंज हुई, फिर इसकी डेंसिटी कम हुई लिक्विड में, फिर इसकी जो स्पीड थी फिर ज़्यादा हुई। क्यों? क्योंकि लिक्विड में इसकी स्पीड कम होती है, सॉलिड में ज़्यादा होती है ना? पी वेव की लिक्विड में कम होती है, सॉलिड में ज़्यादा होती है ना? तो इसकी स्पीड अगर अचानक से लिक्विड से चेंज होके बड़ी होगी तो आपको क्या पता चला होगा कि सबसे इनर में तो सॉलिड है। ठीक बात है ना? ठीक है ना? वहीं पे एस वेव से क्या पता चला होगा
कि हाँ ये तो जा रही हैं लेकिन एक पॉइंट के आगे ये पेनिट्रेट कर ही नहीं पा रही हैं, तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे तो कहीं लिक्विड है या फिर गैस है, और क्या है वो तो आपको यहाँ से पता चलेगा अलग अलग डेंसिटी नाप के, है ना। बात समझ आ गई ना। ये चीज बताना चाह रहा है आपका अगला जो चैप्टर था एनसीईआरटी का, ठीक है। तो आप घर जाके ये एनसीईआरटी का चैप्टर जरूर पढ़ें। फिर ये वाली डायग्राम, इस वाली डायग्राम को आप देखो, ये वाली डायग्राम क्या कहना चाह रही है, वो आपका अर्थ का इंटीरियर बता रही है कि ऊपर जो क्रस्ट है और मेंटल मोस्ट सॉलिड लिथोस्फेयर लिखा है, और लिखा है क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। जो हमने आज तक पढ़ा कि जो आपका लिथोस्फेयर होता है वो क्या होता है, क्रस्ट और अपर मेंटल। आपको कोई डाउट है अभी तक? अगर कोई डाउट है तो बताओ। अगर कोई डाउट है सर ये क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, तो आप पूछ सकते हो, हम बीच में रोक के पहले वो चीज़ पढ़ेंगे और फिर, क्योंकि ये तो इधर ही रहेंगे, इनका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कि सर ये क्रस्ट क्या है, ये मेंटल क्या चीज़ है, ये क्या डायग्राम आप दिखा रहे हो, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कोई डाउट है? अच्छा ठीक है ना। आप देखो ये अर्थ का ये पेस्ट्री जैसा जो स्लाइस आपको दिखा रहे हैं ना, उसमें ये क्या दिखा रहे हैं कि जो लिथोस्फेयर है जो आपको अभी तक पढ़ाया है वो क्रस्ट और कुछ ऊपर का सॉलिड मेंटल, उसके नीचे एस्थेनोस्फेयर। तो एस्थेनोस्फेयर आप देखो मेंटल का कुछ पोर्शन है, लिखा है ना साइड में, जो ऐसे करके मेंटल बनाया है वो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर तक जा रही है ना उसकी, वो है ना। तो वो बता रहा है कि एस्थेनोस्फेयर उसके नीचे है, और उसके नीचे कोर। तो कोर के दो पार्ट, एक लिक्विड और एक सॉलिड। जो आपको किससे पता चला, ये सेस्मिक जो वेव्स हमने भेजी थी अंदर, है ना, उसकी जब स्पीड कम ज्यादा हुई थी तो आपको पता चला ना कि सबसे अंदर तो सबसे ज्यादा स्पीड है, मतलब वो सॉलिड था, उसके बाहर थोड़ी स्पीड कम थी, मतलब वो लिक्विड था, है ना। तो वो उसको बता रहा है कि वो जो कोर है उसमें जो बाहर वाला कोर है वो लिक्विड है और जो इनर कोर है वो सॉलिड है। बात समझ आई। और जो दूसरी थ्योरी हमने पढ़ी थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कि आपका लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करता है, वो इस डायग्राम से आपको समझ आ रहा है कि वो ऊपर लिथोस्फेयर है और नीचे एस्थेनोस्फेयर है। बात समझ आई। फिर वॉल्केनो आपने कल पढ़े थे, तो उसका डायग्राम, ये शील्ड वॉल्केनो का डायग्राम, सिंडर कोन का, लेकिन ये हमने इससे अच्छे पहले ही देख लिए हैं, है ना। फिर वही जो लैंडफॉर्म उसकी वजह से बनते हैं, तो आपने लेकोलिथ, बैथोलिथ, वो सारी चीजें, और ये डाइक्स के बारे में यहाँ पे लास्ट में लिखा है। ठीक बात है, ठीक है ना। यहां तक तो आपने सब पढ़ रखा है। तो ये तो थोड़ा सा रिवीजन चल रहा था कि एनसीईआरटी में जो हमने अभी तक पढ़ा है और एनसीईआरटी कितना अलग है। ये 4th चैप्टर एनसीईआरटी का आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट। मुझे पता है ये थोड़ी क्लास बोरिंग हो रही है, आपने सब पढ़ रखा है, लेकिन हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स की मांग है कि ये लेक्चर फिर से रिकॉर्ड किया जाए, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। डस्टर दो। आप देखो ये कॉन्टिनेंट और ओशन, तो जो चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं बस वही चीज़ें हैं। क्या कि पहले एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था क्या, एक बड़ा कॉन्टिनेंट था अर्थ में, पहले एक बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसका नाम क्या था, पैंजिया। नहीं, उससे पहले, पैंजिया से पहले अर्थ में एक कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था रोडिनिया। रोडिनिया था, मैंने बताया था ना। वो रोडिनिया टूटा, वापस से फिर से जुड़ा। जब वापस से फिर से जुड़ा है, जब दूसरी बारी जुड़ा है, तो फिर आपका एक बड़ा कॉन्टिनेंट बना है जिसका नाम था पैंजिया। पैंजिया, है ना। और उसके साथ जो ओशन बना था उसका नाम था पेंथलासा। सबसे पहले ये जो आज आपको जैसे अर्थ दिख रही है, उससे पहले सारे कॉन्टिनेंट एक साथ होते थे, है ना। ये वो वाली बात चल रही है कि पहले रोडिनिया था, उसके बाद जो सबसे बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था वो था पैंजिया, और एक ओशन होता था पेंथलासा। फिर वो वापस से टूटा। जब ये पैंजिया और पेंथलासा टूटा तो ऊपर लॉरेशिया और नीचे गोंडवाना लैंड, है ना।
नीचे गोंडवाना लैंड और बीच में इसके टेथिस सी, बीच में सी, ठीक बात है। और फिर आपका लोरेशिया टूटा और उसमें से आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ये सारी चीजें अलग हुई। आपका गोंडवाना लैंड टूटा, उसमें से आपका अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा, ये सारी चीजें, इंडिया, ये सब किसका पार्ट थे? गोंडवाना लैंड का, ठीक है, ठीक बात है। ये क्यों टूटे, क्या टूटे, ये तो हमने आगे पढ़ा है, लेकिन अभी ये चैप्टर आपको क्या बताना चाह रहा है कि ये देखो, ये यहाँ पे लिखा है पेंजिया और यहाँ पे लिखा है पेंथलासा, ठीक बात है। ये चैप्टर आपको वही वाली चीज बता रहा है जो हम पढ़ चुके हैं कि यह एक पेंजिया था, फिर पेंथलासा था, फिर आपको ये थ्योरी बता रहा है जो हमने फर्स्ट थ्योरी पढ़ी, कौन सी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, ठीक बात है। वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपने पढ़ रखी है, कुछ रिवाइज करना है तो कर लेते हैं। ये यहाँ पे लिखा है मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, जिग्स ऑफ इट, ये वाली चीज हमने क्लास में पढ़ रखी है ना। ऐसी तो कोई चीज नहीं है ना जो एनसीईआरटी से बाहर है, कुछ 2-4 पॉइंट होंगे इधर उधर, वो जैसे वो बैलून को आप करोगे तो वो ठीक है, वो भी हमने कवर कर लिया आज, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब हमने पढ़ी थी तो हमने क्या बोला था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वेजनर ने प्रपोज की, क्या नाम था? एल्फ्रेड वेजनर, ठीक है। एल्फ्रेड वेजनर ने प्रपोज की कि पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था पेंजिया, वो बाद में टूटा, लोरेशिया, गोंडवाना लैंड, फिर वो आपस में टूटे और इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। ये गोंडवाना लैंड तो आप याद रखना, क्योंकि जब हम आगे रॉक्स पढ़ेंगे ना तो वहां पे एक रॉक होगी जिसको आप बोलोगे गोंडवाना ग्रुप ऑफ रॉक्स, ठीक है, गोंडवाना ग्रुप ऑफ रॉक्स। ये आप भी उस दिन पहले आपने क्लासेस नहीं ना लिए, तो ये सबके लिए आज की क्लास, ठीक है। वो आप जब आगे पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा ये तो गोंडवाना ग्रुप ऑफ रॉक्स हैं, ये अलग अलग टाइप की रॉक्स, ठीक है। तो उसमें आप याद रखना कि गोंडवाना ग्रुप ऑफ रॉक्स तो ये वाली रॉक्स हैं, तो इसलिए इसमें ये वाला मिनरल होता होगा, ठीक है। वो गोंडवाना ग्रुप ऑफ रॉक्स यहाँ, फिर ये यहाँ से सारी चीजें अलग हुई तो उसने थ्योरी में क्या बोला कि ये सारे कॉन्टिनेंट पहले एक बड़े कॉन्टिनेंट का पार्ट थे, धीरे धीरे करके ये अलग हुए। और उसने प्रपोज क्या किया कि मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि आप देखो साउथ अमेरिका और अफ्रीका का जो बॉर्डर है वो आपस में फिट हो जाता है, आप वहां देख सकते हो मैप में, है ना। वो कहना चाह रहा है कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका के जो बॉर्डर हैं वो आपस में ऐसे मिलते हैं कि वो एक जिगसॉ फिट हैं, वो आपस में फिट हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो पहले एक जैसा, एक ही कॉन्टिनेंट के पार्ट थे, बाद में टूटे हैं, ठीक बात है ना। फिर उसने ऐसे करके बहुत सारी कि रॉक्स ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशन, कि रॉक्स जो हैं वो तो सेम एज की हैं। कैसे सेम एज की? अगर एक ही कॉन्टिनेंट के पार्ट थे तो वो सेम एज की रॉक्स होंगी, फिर वो आपने उसकी कार्बन डेटिंग की होगी तो आपको पता चला होगा कि हाँ ये रॉक ये तो उस टाइम बनी थी, और आपने दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके देखा वो वाली रॉक तो हाँ उसकी एज भी ये तो उस टाइम बनी, तो आपको पता चलेगा हाँ ये सेम एज की रॉक है तो कभी सेम जगह का पार्ट होती होंगी, है ना, ठीक बात है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि और क्या चीजें थी? ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, है ना। और मैंने आपको क्या बताया था कि वो छोटे एनिमल्स और रेप्टाइल्स, है ना, एनिमल्स एंड रेप्टाइल्स, कि सेम रेप्टाइल की स्पीशी, एनिमल की, छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल की स्पीशी जो एक कॉन्टिनेंट पे मिलती है वो दूसरे कॉन्टिनेंट पे भी मिल रही है। इससे क्या पता चल रहा है कि इतना छोटा रेप्टाइल इतना बड़ा ओशन क्रॉस करके साउथ अमेरिका से अफ्रीका तो गया नहीं होगा, है ना। इसका मतलब कभी तो ये एक ही कॉन्टिनेंट का पार्ट होते थे और वो सेम बाद में अलग हो गए हैं, है ना, ठीक बात है ना, बात समझ आ रही है। तो बस ये एल्फ्रेड वेजनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये कह रही थी। फिर ये और क्या चीजें कह रही थी कि ऐसा होने की वजह क्या होगी? ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन अर्थ एंड मून, जिसकी वजह से आपके वेव्स आते हैं, है ना। लेकिन हमें पता है कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एंड मून तो इतना तो भारी है नहीं कि पूरे कॉन्टिनेंट्स को अलग कर सके। वो तो पानी को थोड़ा बहुत उछाल सकता है जिसकी वजह से हाई टाइड और लो टाइड आती है ना। कॉन्टिनेंट उसकी वजह से अलग हो जाए ऐसा तो कुछ हम नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरी चीजें कि ये अर्थक्वेक कैसे आता है, वॉल्केनो कैसे आता है, माउंटेन्स कैसे बनी है, ये सारी थेरीज जो हैं वो अनएक्सप्लेन्ड थी,
तो हमने ये वाली जो थ्योरी थी उसको नकार दिया कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो जो कहना चाह रही है वो गलत है, और हमें किसी अच्छी नई थ्योरी को लाना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि ये वॉल्केनो कैसे आते हैं, ये माउंटेन्स कैसे बने हैं, ये अर्थक्वेक कैसे आते हैं। ठीक है, ठीक बात है। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कह रही थी कि कॉन्टिनेंट एक जगह थे, और ड्रिफ्ट थ्योरी मतलब वो एक दूसरे से दूर हुए और आज जैसे दिख रहे हैं वैसे बन चुके हैं। ठीक बात है, ठीक है ना। ये नीचे लिखा है कुछ, और उसके आप नीचे देखो ये प्लेसर डिपॉजिट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल जो हमने बात की अभी, है ना। ठीक है, फिर ये कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आर्थर होम्स की जो मैंने आपको बताई थी, है ना। पहले ये देखते हैं, उसके बाद आगे पहुंचेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे। ये कन्वेक्शन सेल थ्योरी क्या कह रही थी? कन्वेक्शन सेल थ्योरी आर्थर होम्स की कन्वेक्शन सेल थ्योरी, आर्थर होम्स की कन्वेक्शन सेल थ्योरी। आर्थर होम्स की कन्वेक्शन सेल थ्योरी क्या कह रही थी कि जैसे पानी आप उबालते हो, पानी गर्म करते हो, नीचे उसको फ्लेम देते हो, पानी गर्म होता है, नीचे की लेयर गर्म होगी, धीरे धीरे करके वो ऊपर जाएगी, फिर ऐसे करके आपके कन्वेक्शन की वजह से ऐसे कन्वेक्शन सेल चलते हैं और पानी एक टाइम पे बॉईल हो जाता है। ऐसे ही होता है ना। इसको आप बोलते हो लिक्विड और गैस के केस में कन्वेक्शन हो रहा है और सॉलिड के केस में कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, कंडक्शन होने का मतलब कि यहाँ पे आपने कुछ सॉलिड मटेरियल रखा है उसके साथ में, तो अगर ये चीज़ गर्म है तो ये चीज़ भी गर्म हो जाएगी, है ना। ठीक है ना, वो कंडक्शन, और लिक्विड के केस में कन्वेक्शन। आपको पता चला कि ऊपर वाली लेयर जो है अर्थ की वो तो लिथोस्फेयर है ना, और जो नीचे की लेयर है वो तो एस्थेनोस्फेयर, वो सेमी मोल्टन मटीरियल है, सेमी मोल्टन। ठीक है, ठीक बात है। तो आपके मेंटल में ये लिथोस्फेयर जो है आपका, ये क्रस्ट है, ये नीचे मेंटल है, और फिर नीचे अंदर सबसे अंदर होता है कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, फिर कि आपका लिथोस्फेयर जो है उसके नीचे एस्थेनोस्फेयर में ऐसे कन्वेक्शन सेल चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि वो लिक्विड है, गर्म है, रेजिडुअल एनर्जी है। बाहर से तो जब वो ठंडा हो रहा था हमारी अर्थ, है ना, जब हमारी अर्थ ठंडी हो रही थी तो बाहर से तो वो ठंडी हो चुकी है सब, लेकिन अंदर से तो अभी भी गर्म है ना। इसीलिए तो आप डेप्थ में जाते हो तो एनर्जी इंक्रीज हो, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना। सही बात है ना। तो अंदर क्योंकि रेजिडुअल एनर्जी है तो कन्वेक्शन सेल चलते हैं। वो कन्वेक्शन सेल की अगर राइजिंग लिम्ब होगी, राइजिंग लिम्ब ऐसे करके, अगर राइजिंग लिम्ब होगी तो नीचे से वो मोल्टन मटेरियल लेके ऊपर की तरफ आएगी, नीचे से मोल्टन मटेरियल लेके अगर लिथोस्फेयर पे आएगी तो ये वाली प्लेट टूट जाएगी, ये थोड़ी इधर होगी, ये थोड़ी इधर होगी, और यहाँ पे नई क्रस्ट बन जाएगी। ऐसा ही होगा ना। अगर वो नीचे से अगर आ रही है तो नीचे से कुछ मोल्टन मटेरियल लेकर आ रही होगी, और इसके राइजिंग लिम्ब है तो ऊपर की प्लेट क्या होगी? डाइवर्जिंग ही होगी ना, कन्वर्ज नहीं हो रही ना। डाइवर्ज होने का मतलब एक दूसरे से दूर जाना, कन्वर्ज होने का मतलब एक दूसरे के पास आना। तो अगर राइजिंग लिम्ब होगी तो डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री होगी। ठीक है ना। और नीचे से ऊपर नई क्रस्ट की फॉर्मेशन होगी और मिड ओशनिक रिज बनेंगे। क्या बनेंगे? मिड ओशनिक रिज। ये मिड ओशनिक रिज क्या है? ओशन में बनने वाले माउंटेन्स, मिड ओशनिक रिजेस। इसकी फोटो देखते हैं अभी, रुको, ताकि सबको समझ आए। मिड ओशनिक रिज। दूसरी चीज क्या बोली? अगर कन्वेक्शन सेल के डाउनवर्ड लिम्ब होंगे, है ना, तो पुरानी जो कोई क्रस्ट होगी वो डिस्ट्रॉय होगी, इसके अंदर चली जाएगी, फिर अंदर जाके मेल्ट होगी, फिर कहीं और जहां पे राइजिंग लिम्ब होंगे वहां पे नई क्रस्ट बन जाएगी। बात समझ आई, है ना। तो क्या कॉन्सेप्ट दिए गए थे? ट्रेंच का और मिड ओशनिक रिज का। ट्रेंच क्या चीज है? खाई। ट्रेंच मतलब खाई, जहां पे आपकी क्रस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होती है, और यहाँ पे मिड ओशनिक रिज मतलब जहां पे नई क्रस्ट की फॉर्मेशन होती है। बात समझ आ रही है? तो चलो इसका एक बार आप फोटो देखो ताकि आपको सब अच्छे से पता चल जाए।
ये फोटो दिख रही है आपको? डस्टर दो, ये फोटो दिख रही है? ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ये नीचे आपका मोल्टन मटेरियल जो नीचे का आपका मेंटल है, उसके ऊपर आपका कुछ लिथोस्फेयर है। ये आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये आपकी ओशनिक क्रस्ट। यहां नीचे से अगर राइजिंग लिम्ब है, अगर नीचे से राइजिंग लिम्ब है ना, ये राइजिंग लिम्ब का मतलब क्या है? ये ऐसा कन्वेक्शन सेल है, समझ आ रही है? और ये इसका राइजिंग लिम्ब है। अगर कहीं पे इसका राइजिंग लिम्ब है तो यहाँ पे आपका मिड ओशनिक रिज बनेगा। मिड ओशनिक रिज का मतलब क्या है? माउंटेन चेन। वो कहाँ पे दिखेगी आपको? अगर आप ओशन का वाटर सारा का सारा बाहर निकाल दो तो नीचे से ओशन कैसा दिखता है वो, तो नीचे से ओशन का जो लैंड फॉर्म है वहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है? उसको आप क्या बोलते हो? मिड ओशनिक रिज। वो कहाँ बनेगी? जहाँ कन्वेक्शन सेल का राइजिंग लिम्ब होगा, ठीक है? और ये यहाँ से दूर जा रहा है तो यहाँ आपके होंगे ट्रेंच, ठीक बात है? यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ पे आपके होंगे ट्रेंच। ट्रेंच मतलब खाई, जहाँ पे आपकी ये सारी प्लेट फिर सबस्यूम हो जाएगी, नीचे जाके फिर मेल्ट होगी और यहाँ से फिर किसी कन्वेक्शन सेल के थ्रू यहाँ पे नई क्रस्ट बनेगी। बात समझ आई? क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है, जो इतना मटेरियल है वो तो कांस्टेंट है ना। अगर नई क्रस्ट बनती जाएगी फिर तो अर्थ मतलब फूल के गुब्बारे की तरह फट जाएगी एक दिन, है ना? है ना? बैलेंस में कैसे रहेगी वो कि अगर कहीं पे नई क्रस्ट बन रही है तो कहीं पे ओल्ड क्रस्ट डिस्ट्रॉय भी हो रही है। बात समझ आ रही है ना? अगर कहीं पे नई क्रस्ट बन रही है मतलब कहीं ओल्ड क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक बात है? तो नई क्रस्ट कहाँ पे बनेगी? मिड ओशनिक रिज पे। ओल्ड क्रस्ट कहाँ पे डिस्ट्रॉय होगी? ट्रेंचेस में। ये क्या चीज है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। क्या बताना चाह रही है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी? दो चीजें, कि नीचे कन्वेक्शन सेल चल रहे हैं, कन्वेक्शन सेल की राइजिंग लिम्ब जहां होगी वहां मिड ओशनिक रिज बनेगा, जहां उसकी डाउनवर्ड लिम्ब होगी वहां पे ट्रेंचेस बनेंगे, न्यू क्रस्ट की फॉर्मेशन होगी मिड ओशनिक रिज पे और ओल्ड क्रस्ट आपकी डिस्ट्रॉय होगी ट्रेंचेस पे। बात समझ आ गई? ये सेकंड थ्योरी जो आपके एनसीईआरटी में दी है। और फिर वो जो थर्ड थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में तीन चीजें, एक क्या हो सकता है? डाइवर्ज हो सकती है, कोई प्लेट डाइवर्ज हो सकती है। अब मुझे लग रहा है ये सब बंद कर देना चाहिए और बिना इसके पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितनी फोटो थी वो आपको दिखा चुके हैं और इससे ज़्यादा कोई फोटो की ज़रूरत है नहीं, ठीक है? लास्ट थ्योरी जो थी प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आप अपना एनसीईआरटी घर पे जाके खोलना, अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा तो आप कुछ ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने जितनी घर जाके पढ़ी तो मुझे वो दो तीन चीज़ें ही पता चली और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं थी, और वो भी काम की नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं है। खुद की नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये सीरीज ऑफ इवेंट है और ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है? उसमें से कुछ क्वेश्चन आए वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कह रही है कि हमारा जो लिथोस्फेयर है, जो आपको भी बताया लिथोस्फेयर, जिसकी आपने वो फोटो देखी थी केक स्लाइस वाली, है ना? वो लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक बात है? लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है और नीचे कन्वेक्शन सेल काम कर रहे हैं, नीचे कन्वेक्शन सेल काम कर रहे हैं ना? नीचे कन्वेक्शन सेल अगर काम कर रहे हैं तो अगर वही आपको बताया कि अगर राइजिंग लिम्ब होगी तो ऊपर की जो प्लेट होगी, राइजिंग लिम्ब होगी तो प्लेट डाइवर्ज होगी, एक दूसरे से दूर जाएगी। ये इसको बीच में आना है तो ये अपनी जगह बनाएगा ना, ये प्लेट दूर होगी ना यहाँ से। तो अगर राइजिंग लिम्ब होगी तो डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री। और अगर डाउनवर्ड लिम्ब होगी तो डाउनवर्ड लिम्ब होगी तो कन्वर्जिंग, मतलब कोई दो चीज़ों को पास लाएगा। ये डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री जहाँ पे भी बनेगी वहाँ पे आपकी क्या चीज़ बनती है? नेसेंट सी। नेसेंट सी का मतलब क्या है? मानो ऊपर कोई क्रस्ट थी, आगे पीछे पानी वानी था, नीचे उसके ऐसे अपवर्ड लिम्ब वाले दो कन्वेक्शन सेल चल रहे थे, और एक दिन क्या हुआ कि इसने इसको तोड़ दिया और ये अलग अलग हो गया, है ना? ये अलग अलग हो जाएगा तो बीच में इसके जो ओशन था उसका पानी आ जाएगा ना, आ जाएगा ना? तो एक नया सी का फॉर्मेशन होगा। ऐसा एग्जाम्पल अगर आपको कहीं देखना है तो कहाँ दिखेगे? रेड सी। वहाँ आप मैप में देखो रेड सी, रेड सी दिख रहा है आपको?
रेड सी दिख रहा है यहाँ पे, ये रेड सी दिख रहा है, ये रेड सी दिख रहा है सऊदी अरेबिया के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो रेड सी जो है वो किसका एग्जाम्पल है कि आपका प्लेट जो है वो डाइवर्ज हुई है और बीच में ओशन ने एक नई सी को बनाया है, उस सी का नाम क्या है, रेड सी। ठीक है, तो ये एक चीज। दूसरी चीज क्या बताई आपको, वो एक चार्ट बनाया था जहां पे बताया था कि ओशन ओशन का कन्वर्जेंस, ओशन और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस, और कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस। अब ये ओशन कॉन्टिनेंट 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 ये सब क्या चीजें हैं। एक चीज है जिसको आप बोलते हो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और एक चीज है जिसको आप बोलोगे ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, है ना। ये ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये क्या चीजें हो रही हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब जो आप जिस सरफेस के ऊपर हो ये आपका कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट और ओशन तो आपको पता है ना, है ना। तो एक चीज है जो कॉन्टिनेंट, उसका ऊपर का सरफेस, उसकी जो क्रस्ट वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ओशन जो उसकी सरफेस है उसका जो क्रस्ट वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक बात है। और ये जब आपस में कभी भी मिलेंगे तो ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट क्योंकि हेवियर एलिमेंट से बनी है, हेवियर एलिमेंट से बनी है, और ये लाइटर एलिमेंट से बनी है। तो जो लाइटर एलिमेंट से बनी है वो हल्की है, और जो हेवियर एलिमेंट से बनी है वो भारी है। तो भारी चीज नीचे सबडक्ट हो जाएगी। तो ओशन और कॉन्टिनेंट कभी भी अगर आपस में कन्वर्ज हो तो जो हेवियर है वो नीचे सबडक्ट होगी, और जो लाइटर है वो उसके ऊपर आ जाएगी, है ना। हेवियर चीज सबडक्ट होगी तो ओशनिक प्लेट नीचे चली जाएगी। ये ओशनिक प्लेट, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, इनका जब भी कन्वर्जेंस होगा ओशनिक प्लेट नीचे सबडक्ट होगी, नीचे जाके मेल्ट होगी, मेल्ट होके ऊपर की तरफ आएगी और आपको ऊपर माउंटेन्स मिलेंगी जो कि वॉल्केनिक माउंटेन रेंज होगी। यही चीज हमने आज तक पढ़ी है ना। दूसरी चीज क्या पढ़ी थी, दूसरी चीज क्या पढ़ी थी हमने, दूसरी चीज पढ़ी थी ओशन और ओशन की प्लेट का अगर कन्वर्जेंस हो, ओशनिक ओशनिक प्लेट का, तो दोनों ही ओशनिक प्लेट हैं। तो आप कौन सी वाली सबडक्ट होगी, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो भारी होगी, ठीक है, जिसकी लेंथ छोटी होगी वो हल्की होगी। भारी वाली सबडक्ट करेगी। सबडक्ट कहाँ कर रही है ये आपको समझ आ रहा है ना। सबडक्ट करना मतलब नीचे चले जाना, है ना। नीचे कहाँ, मेंटल के अंदर, है ना, मेंटल के अंदर चले जाना। तो ये ओशनिक प्लेट, ये भी ओशनिक प्लेट 1 2, ये लंबी है तो ये सबडक्ट की, और फिर ये मोल्टन हो गई है और अब ऊपर राइज करेगी। तो यहाँ पे क्योंकि आगे पीछे तो पानी है ना, तो जब पानी रहेगा ओशन ओशन आपस में कंबाइन करेंगी तो आपके आइलैंड बनाएंगी। यही पढ़ा था, यही पढ़ा था ना। और तीसरी चीज क्या पढ़ी थी कि एक कॉन्टिनेंट प्लेट और एक कॉन्टिनेंट प्लेट। तो कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में जब भी टकराएंगी तो किसी का भी सबडक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो तो सेम मटेरियल की बनी है। जो लंबी वाली है, जो हल्की वाली है, वो थोड़ी उसके ऊपर जा सकती है, लेकिन सबडक्शन किसी भी चीज का नहीं होता है। नीचे कोई भी नहीं जा रही है। अगर कोई चीज नीचे ही नहीं जाएगी तो कोई भी चीज नीचे मेल्ट नहीं होगी, कोई भी चीज नीचे मेल्ट नहीं होगी तो कोई भी चीज ऊपर नहीं आएगी। तो इसका एग्जाम्पल आपको क्या कहा था कि कभी भी कॉन्टिनेंट प्लेट पास में आए तो एक इनका मटेरियल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा और आपको यहाँ पे माउंटेन्स दिखेंगी जो कि फोल्ड माउंटेन्स होंगी, जैसे कि आपके हिमालयाज बने हैं कि इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई। इंडियन प्लेट आपके गोंडवाना वाले का पार्ट थी, गोंडवाना लैंड का पार्ट थी, और ऊपर यूरेशियन प्लेट, और ये कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में टकराई तो यहाँ पे हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ। बात समझ आई? यही चीज़ पढ़ी थी ना। तो इससे हमें क्या पता चला थी, एक और चीज़ कि भाई जहाँ पे कॉन्टिनेंट टकराएंगे वहाँ नीचे किसी भी चीज़ का सबडक्शन नहीं हो रहा है तो वॉल्केनो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से वॉल्केनो वाला कॉन्सेप्ट आपको फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो उस बुक में दिया है वो क्या है, वॉल्केनिज्म। ठीक है, हम एनसीईआरटी के हिसाब से ही चल रहे हैं ना। आप घर जाओगे तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी ना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो था वो क्या था, वॉल्केनिज्म। अब वॉल्केनिज्म पढ़ा तो वॉल्केनिज्म क्या था, वॉल्केनिज्म था कि नीचे से आपका मोल्टन मटेरियल कहीं से सरफेस से बाहर आ गया, है ना। इसी चीज को आप वॉल्केनो बोल रहे थे ना। नीचे जो मोल्टन मटेरियल है अर्थ के इंटीरियर में रहता है तो उसको आप बोलते हो मैग्मा। अर्थ के इंटीरियर में रहता है तो मैग्मा, अर्थ के बाहर आता है तो लावा। ठीक है,
अगर ओशन और ओशन का कन्वर्जेंस होगा, वहाँ जो आइलैंड बनेंगे, तो वहाँ तो लावा मतलब ये वॉल्केनो होने की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वहाँ सबडक्शन हुआ है, आइलैंड ही मोल्टन मटेरियल से बने हैं, तो हाँ यहाँ पे तो वॉल्केनो आ सकता है ना। ओशन और कॉन्टिनेंट, तो हाँ वहाँ पे भी ओशनिक प्लेट का सबडक्शन हुआ है, तो वहाँ पे भी आपका वॉल्केनो आ सकता है। कॉन्टिनेंट तो यहाँ तो नीचे किसी चीज़ का सबडक्शन हुआ ही नहीं है, तो जब सबडक्शन ही नहीं हुआ तो वॉल्केनो का आने का चांस है ही नहीं। तो आपको जो यहाँ पे दिखाया था तो क्या लिखवाया था, ओशनिक वॉल्केनो हाँ, ओशन कॉन्टिनेंट वॉल्केनो हाँ, कॉन्टिनेंट वॉल्केनो नहीं आएगा। ठीक है, यही चीज पढ़ी थी ना अभी तक हमने, है ना, ठीक बात है ना, अभी तक यही चीज पढ़ी थी। फिर वॉल्केनो से बनने वाले हमने कुछ लैंड फॉर्म देखे थे। हमने बोला था अगर वॉल्केनो जो है वो बाहर निकले तो क्या सॉलिडिफाई करके लैंड फॉर्म बनाएगा, और अगर अंदर पे रह जाए तो क्या लैंड फॉर्म बनाएगा। यही चीज पढ़ी थी कल के लेक्चर में, हमने कल के लेक्चर में ये चीज पढ़ी थी। तो हम वो वाली इमेज को एक बारी वापस से देखेंगे ताकि आपको रिवाइज हो। ये इमेज आपको दिख रही है, ये इमेज आपको दिख रही है, तो ये इमेज आपको क्या दिखा रही है, ये इमेज आपको दिखा रही है कि नीचे से जो मोल्टन मटेरियल है, ये नीचे आपका मोल्टन मटेरियल, ये नीचे आपका मोल्टन मटेरियल, और वो मोल्टन मटेरियल जो सबसे नीचे रहता है उसको आप क्या बोलते हो, बैथोलिथ बोलते थे। फिर अगर बैथोलिथ अगर किसी पाइप के थ्रू, ये आपके क्या है, ये आपके रॉक्स हैं, है ना, ये आपके सारे रॉक है ना। अगर आपका बैथोलिथ किसी पाइप, यहाँ से कोई अपनी फिशर होल, उसके थ्रू पाइप बना के ऊपर आके सेटल हो जाए, तो उस चीज को आपने क्या कहा था, लेकोलिथ बोला था। ठीक है, फिर आपने क्या बोला था कि अगर ये ऊपर आए और शीट बनाए, शीट हॉरिजॉन्टल सरफेस में कुछ पतले हॉरिजॉन्टल लेयर में स्प्रेड हो जाए तो आप उसको बोलोगे शीट। अगर थोड़ा मोटे तरीके से स्प्रेड हो जाए तो आप बोलोगे सिल। और अगर ऊपर आके हॉरिजॉन्टल तरीके से सॉलिडिफाई हो जाए तो आप उसको बोलोगे डाइक। ठीक है, ठीक बात है। वो जो मैंने आपको एक फोटो दी थी, वो आपने जिसमें ये सारी चीजें लिखी थी वो ग्रुप पर डाली थी ना। ये आपने क्या पढ़े थे, इसके इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स पढ़े थे। इसके साथ साथ आपने पढ़े थे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, वो बाहर से कैसा दिखेगा, सिंडर कोल, वॉल्केनो, ऐश वाला, और बहुत सारे जो उसके कैल्डेरा, वो फिर जहां पे वो लेक बनाएगा, है ना। फिर आपने क्या पढ़ा था, स्प्रिंग और गीजर। तो ये स्प्रिंग और गीजर का भी आप एक बारी फोटो ही देख लो तो ही ज्यादा सही है। आपको मैंने बोला था कि मैं आपको वो येलोस्टोन वाले नेशनल पार्क का गीजर दिखाऊंगा, है ना। तो ये जो येलोस्टोन नेशनल पार्क में गीजर है उसका आप इमेज देखिए। ये गीजर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। ये क्या है, ये वॉल्केनो नहीं है, ये पानी है ना, ये पानी है ना। और मैंने आपको कहा था कि गीजर तो किसी स्पेसिफिक जगह पे ही मिलेगा, और मैंने आपको याद करने के लिए कहा था कि उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल कहाँ है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये उसकी फोटो है। और गीजर और स्प्रिंग में मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया था कि गीजर जो होगा, दोनों हॉट वाटर है, दोनों ही हॉट वाटर है, ये भी हॉट वाटर, पर गीजर का वायलेंट इरप्शन है, वायलेंट इरप्शन, और ये रेयर है, कम जगहों पे मिलेगा। और स्प्रिंग जो है वो तो कहीं पे पानी डिपॉजिट हो जाएगा और नॉर्मल आपको एक लेक की तरह दिखेगा, है ना। और ये आपको दिख सकता है, मतलब ये फ्रीक्वेंट है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली यू कैन सी, और ये रेयर फिनोमिना है। ठीक है, तो गीजर क्या है,
गीजर की नीचे ये इतना गर्म पानी ऐसा वायलेंटली इरप्ट हो रहा है, वो सारी चीजें आपको बताई थी कि इसके नीचे कुछ ऐसा वो वॉल्केनिज्म वाला मोल्टन मटेरियल होगा, उसकी वजह से वाटर टेबल का ऊपर वाला पानी गर्म हो गया होगा, है ना, और एक उसको जगह मिली और वहां से वायलेंटली इरप्ट हुआ, वहां पे आपका गीजर बना। और स्प्रिंग तो जब आपको वो कैल्डेरा वाली एग्जांपल दिखाई थी कि वहां ऊपर हॉलो स्पेस थी और वहां पानी जमा हो जाएगा तो वो अपने आप स्प्रिंग बनाएगा ना। तो ये तो आपने देख लिया कि गीजर कैसा दिख रहा है। आप सामने देखो कि स्प्रिंग कैसा दिख रहा है। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या दिखा रहा है आपको कि है ये भी गर्म पानी, ठीक है ये भी गर्म पानी, लेकिन इसका कोई वायलेंट इरप्शन नहीं हो रहा है, ये गर्म पानी है बस। क्यों है? मैंने आपको पीछे पूरा मैकेनिज्म बताया। इसके नीचे वो मोल्टन मटेरियल होगा, है ना, नीचे कोई वॉल्केनिक मटेरियल होगा, उसकी वजह से वाटर टेबल वाला जो पानी है वो गर्म हो रहा होगा और सरफेस पे जो भी पानी डिपॉजिट हुआ वो उस एक्शन की वजह से ऊपर गर्म है ना, है ना। तो स्प्रिंग और गीजर के बीच में जो डिफरेंस था वो दिखने में कैसा होता है और क्या उनमें डिफरेंस है वो आपको दिख गया, पता चल गया ना। यहां तक हमने पुरानी बातें कवर की कि हमने आज तक क्या पढ़ा था। इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, वो क्या थी? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भी पढ़ा था ना हमने। अर्थक्वेक पढ़ा था तो हमने अर्थक्वेक में क्या क्या पढ़ा था कि अर्थक्वेक तो भाई हर जगह पे आ सकता है। अर्थक्वेक जो है, अब आपको कोई और फोटो तो दिखाने की जरूरत है नहीं, मुझे लग रहा है सारे फोटोज हो गए, है ना। इसके बाद जो हमने चीज पढ़ी थी वो थी अर्थक्वेक। कल के टॉपिक में लास्ट जो चीज हमने पढ़ी थी वो अर्थक्वेक थी। और अर्थक्वेक के लिए मैंने कहा था कि अर्थक्वेक का मतलब क्या है? ट्रेमर, ट्रेमर, है ना। ट्रेमर का मतलब क्या है कि धरती का हिलना। शेकिंग ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। शेकिंग ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट को आप क्या बोलोगे कि अर्थक्वेक जैसा फील हो रहा है ना, है ना। अर्थक्वेक जैसा फील होना, शेकिंग ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। फिर मैंने आपको क्या चीज बताई कि ये अर्थ क्रस्ट हिल रही है तो इसके नीचे कोई एनर्जी होगी, कोई फोर्स होगी जिसकी वजह से ऊपर की आपकी प्लेट हिली और आपको ये शेकिंग महसूस हुई, है ना। तो क्या क्या हो सकता है? अगर आपकी ओशन और कॉन्टिनेंट की प्लेट आपस में कहीं सबडक्ट हो रही होगी, ओशन और कॉन्टिनेंट की प्लेट, है ना, तो मैंने आपको बताया था कि ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आराम से स्लिप हो जाए। रॉक से बनी है, बीच में फ्रिक्शन है, बहुत फोर्स लग रही है, तो जो भी एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी तो वो कॉन्टिनेंट पे आपको एज अ अर्थक्वेक की तरह दिखेगी, है ना। और मैंने कहा था ये तो कहीं इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये प्लेट थोड़ी सी भी इधर उधर डिसबैलेंस हो जाए तो जो उसमें से ट्रेमर्स रिलीज होंगे वो आपको अर्थ पे सरफेस के ऊपर एक अर्थक्वेक की तरह दिखेंगे, ठीक है। तो जहां ओशन कॉन्टिनेंट आपस में टकराएंगे वहां पे भी अर्थक्वेक दिखेगा। अगर ओशन और ओशन प्लेट आपस में टकराएगी वहां पे भी अर्थक्वेक दिखेगा। और कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में टकराएगी वहां पे भी अर्थक्वेक दिखेगा, ठीक बात है ना। लेकिन मैंने एक चीज बोली थी कि अर्थक्वेक तो उसके 3 टाइप। एक शैलो होगा, शैलो मतलब जिसकी डेप्थ सबसे कम है ना। शैलो का मतलब जिसकी डेप्थ सबसे कम। एक होगा मिड रेंज का जो थोड़ा और नीचे होगा, मिडल। और एक होगा जो सबसे नीचे होगा, है ना, उसकी डेप्थ सबसे ज्यादा है, ठीक है। जिसकी डेप्थ सबसे ज्यादा है वो कहाँ हो सकता है? वो ओशन क्रस्ट में हो सकता है ना, क्योंकि ओशन का सरफेस ही सबसे नीचे है पहले तो, क्रस्ट तो ऊपर है ना, कॉन्टिनेंटल प्लेट तो ऊपर है ना। तो ओशन का नीचे सबडक्शन कहीं पर हुआ होगा तो वो डीप कहीं पे अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। और ओशन कॉन्टिनेंट थोड़ा और उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगी, थोड़ा ऊपर वो शेकिंग दिखेगी। और कॉन्टिनेंट तो ये तो मैंने आपको बोला है कि एक प्लेट उसके ऊपर चढ़ गई है और नीचे किसी भी चीज का सबडक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ तो जो थोड़ा सा भी अगर ये प्लेट हिले तो आपके मकान तो एकदम इधर ही बने हुए हैं, है ना।
तो अगर ये वाली प्लेट आपस में थोड़ी सी भी हिल गई तो सबसे ज्यादा डेंजरस अर्थक्वेक आपको कहां दिखेंगे? कॉन्टिनेंट के कन्वर्जेंस पे। जैसे कि आपको हम जैसे हिमालयन स्टेट्स में रहते हैं तो पूरा का पूरा हिमालय जो है वो बहुत ज्यादा अर्थक्वेक, वो जो जोन 5 होता है ना, सबसे ज्यादा प्रोन, सबसे ज्यादा हैवी ट्रेमर वाला एरिया है ना, हम उस एरिया में रहते हैं, है ना। ठीक बात है ना, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्टिनेंट, इंडियन कॉन्टिनेंट की प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई है, हिमालय थोड़ा सा भी अगर डिसबैलेंस हो जाए तो अर्थक्वेक सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी के यहीं पर आएंगे, है ना। आपने कभी सुना है कि केरला में कोई अर्थक्वेक आया या ऐसा कुछ नहीं आया। आपने कहा सुना है? भुज में अर्थक्वेक आया था, याद है? भुज में अर्थक्वेक आया था। क्यों आया था? क्योंकि वहां पे ये यहाँ की प्लेट है, यहाँ पे नीचे आपने देखा होगा अरेबियन प्लेट है, एक अरेबियन प्लेट है, वो सऊदी अरेबिया दिख रहा है आपको, वहां से एक बार देखो इंडिया का मैप दिख रहा है, वहां पे दिख रहा है, पर्शियन गल्फ दिख रहा है। एक बार अपने एटलस खोलो, एक बार अपने एटलस खोलो। ये आपको गुजरात और यहाँ पे ये ईरान और ये सऊदी अरेबिया, और यहाँ पे जब आपको मैंने एक जो आपको ग्रुप पे फोटो शेयर की है उसमें एक अरेबियन प्लेट लिखी हुई है, दिख रही है? यहां नहीं दिखेगी, जो मैंने ग्रुप पे फोटो शेयर की है उसमें एक अरेबियन प्लेट लिखी होगी, देखो आप जरा, आप एक बार वो फोटो देखो, मैं यहां पे देखता हूं अगर दिखती है तो। ये फोटो दिख रही है आपको? जरा ये फोटो देखो, ये फोटो देखो एक बार, यहां पे देखो, डस्टर कहां गया? ये फोटो देखो, मैंने क्या कहा, जहां कॉन्टिनेंट मिलेंगे वहां अर्थक्वेक सबसे ज्यादा हाई इंटेंसिटी के आएंगे, है ना, यही चीज बोली मैंने आपको। जहां ओशन कॉन्टिनेंट मिलेंगे वहां पर भी आएंगे, जहां ओशन मिलेंगे वहां पर भी आएंगे, लेकिन कॉन्टिनेंट में हाई इंटेंसिटी के आएंगे, है ना। आप ये देखो, ये आपकी इंडियन प्लेट है, दिख रही है? ये आपकी इंडियन प्लेट है और यहाँ पे आपका गुजरात है, यही गुजरात है, यही गुजरात है, और इसी की बाउंड्री पे आपकी अरेबियन प्लेट और इंडियन प्लेट यहाँ पे टच हो रही है, दिख रही है? तो जहाँ पे भी प्लेट की बाउंड्री आ जाएगी उस एरिया पे इंटेंसिटी ज्यादा ही होगी, है ना, बजाय इसके कि यहाँ पे। तो ये तो प्लेट का सेंटर है, इधर तो कोई सबडक्शन का पॉइंट नहीं है ना, है ना। तो सबडक्शन के पॉइंट कहाँ है? यहाँ है। ये क्या है? जहां पे हम रहते हैं, हिमालयाज, है ना, है ना, यही है ना, इंडिया के मैप में ये हिमालयाज हैं, तो ये प्लेट की बाउंड्री है, इंडियन बाउंड्री और यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री, है ना, ये यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री है ना। वैसे ही जहां पे गुजरात का भुज एरिया लोकेटेड है वो इंडियन प्लेट और ये अरेबियन प्लेट की बाउंड्री है, तो जहां पे भी बाउंड्री पे वो चीज आ जाएगी वहां पे ट्रेमर सबसे ज्यादा फेल्ट होंगे, इसलिए भुज में अर्थक्वेक आपको हाई इंटेंसिटी का मिला था, ठीक है, ठीक है ना, ठीक बात है। तो इसीलिए जहां पे भी आपके बाउंड्री होंगी वहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आएंगे। जैसे कि आप ये देखो, नाजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, है ना, और आपको बताया नाजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट की बाउंड्री पे आपके क्या बने हैं, ये ओशनिक प्लेट, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये ओशनिक प्लेट, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो यहाँ पे आपके एंडीज माउंटेन रेंज है, एंडीज माउंटेन रेंज है, और यहाँ पे सबडक्शन होगा तो जो यहाँ पे जो चीजें होंगी वहां पे वॉल्केनो भी आएगा और अर्थक्वेक भी हाई इंटेंसिटी का आएगा, आएगा ना, क्योंकि एकदम प्लेट की बाउंड्री है। वैसे यहाँ पे जहां पे भी आपको बाउंड्री दिख रही है ना, जहां जहां आपको बाउंड्री दिख रही है वहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आएंगे। वैसे ही आप देखो इंडोनेशिया और मलेशिया, आप देखो ये वाली प्लेट दिख रही है आपको, और यही आपका इंडोनेशिया और मलेशिया, आपने देखा है ना मैप में, है ना, और यहाँ पे अर्थक्वेक और वॉल्केनो सबसे ज्यादा आएंगे। क्यों? एक जब सबडक्शन होगा तो वॉल्केनो तो आएगा ही, और क्योंकि हिला है तो उसकी वजह से जो ट्रेमर आए तो अर्थक्वेक भी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री है, प्लेट की बाउंड्री दिख रही है ना, बाउंड्री दिख रही है ना, आपको पता चल गया? तो ये चीज मैंने आपको क्या बता दी, अर्थक्वेक। आप एक बार इस
फोटो को और ध्यान से देखो और देखो यहाँ पे एक बारी प्लेट के नाम पढ़ो। आप प्लेट के नाम पढ़ोगे तो आपको बड़ी बड़ी प्लेट्स जो हैं वो तो आपको याद है। क्या? यूरेशियन प्लेट तो आपको हाँ याद है। फिर पैसिफिक प्लेट भी आपको याद है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट याद है, इंडियन प्लेट याद है, अरेबियन प्लेट याद है, अफ्रीकन प्लेट याद है। नीचे एक बड़ी प्लेट एंटार्क्टिका की प्लेट आपको याद है। फिर साउथ अमेरिकन याद है, नास्का प्लेट आपको याद है ना। आप देखो जहाँ पे करेबियन आइलैंड्स, तो वहाँ पे एक करेबियन प्लेट है ना। जहाँ पे आइलैंड होंगे वहाँ पे कोई तो प्लेट होगी ना, जिसकी वजह से टकराने की वजह से वो आइलैंड बने होंगे, है ना। सही बात है ना। तो इसीलिए करेबियन प्लेट। फिर आप देखो ये जहाँ पे दूसरा ईस्टर्न वाली साइड जहाँ पे पैसिफिक प्लेट है ना, वहाँ ऊपर एक छोटी प्लेट है जिसका नाम है जुआन डी फूका प्लेट। ये जुआन डी फूका प्लेट आप एकदम याद रखो, क्योंकि ये बाद में आपको जब मैं कुछ बताऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में तब आपको याद वापस आनी चाहिए कि हाँ हमने जुआन डी फूका प्लेट कहीं पढ़ी है और वो कहाँ पर है। वो पैसिफिक ओशन में है और अमेरिका के साथ लगती है। समझ आ रही है? समझ आ रही है? ये जुआन डी फूका प्लेट दिख रही है, तो इसको आप लिख के रखो ताकि आगे चल के जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें तो वहाँ पे आपको ये प्लेट समझ में आए। यहाँ तक आपको पढ़ाया था कल कि अर्थक्वेक में नेचुरल जो कॉजेज हैं वो क्या हैं। फिर आपको बताया था कुछ ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉज हो सकते हैं। ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज। ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज में क्या कहा था? माइनिंग वगैरह, है ना। माइनिंग और वो रिजर्वायर इंड्यूस्ड मतलब वो डैम्स, और ये किसी भी वजह से आ सकता है। आप मानो कि ह्यूमन इंड्यूस में ना, आप देखो आप क्या कर रहे हो, आप अर्थ की जो नेचुरल एक इक्विलिब्रियम बन रखा है प्लेट्स का, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना। मानो आप यहाँ से जम्मू से वो श्रीनगर वाला 4 लेनिंग वाला प्रोजेक्ट चला रहे हो, है ना। उसके लिए आपने आप देखो पूरे नगरोटा के पहाड़ सब, पूरा उधमपुर सब काट दिया है ना। आप वहाँ बनाते जहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी थी और आप नेचर को कम डिस्टर्ब करते तो उसके जो रिवर्स इफेक्ट हैं वो भी कम दिखते, है ना। ठीक बात है। आप देखो जैसे जम्मू से जो पठानकोट का हाईवे है वो तो पहले से ही प्लेन इलाका है, वहाँ पे तो आपको हाईवे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आपने कुछ नहीं किया, बस आपने रोड चौड़ी की और वहाँ पे ब्लैक टॉपिंग करवाई और 6 लेनिंग 8 लेनिंग होगी, है ना। फिर आप जोहार टनल के उस साइड गए, वहाँ पे भी सीधा सीधा था, तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हिली ट्रैक था वो कहाँ था? जम्मू से पूरा जोहार टनल के बीच में, है ना। सारा जम्मू, उधमपुर, आगे बटोत, रामबन, बनिहाल, सारी चीज़ें वो सारी माउंटेनियस एरिया है। आपने उसको तोड़ा, तो आपने वो बड़े बड़े छोटे छोटे बॉम्ब डायनामाइट लगा के वो पहले पहाड़ तोड़े और फिर उस पर ब्रिजेस बनाए, पिलर बनाए और उसकी 6 लेनिंग की। जब आप ऐसी चीज़ें करते हो तो आप जो नेचुरली बैलेंस बना हुआ है उस जगह का, ठीक है, आप उसको डिस्ट्रॉय करते हो, है ना। ठीक बात है ना। आपने उस प्लेट के नीचे जो जोर से बॉम्ब लगाया, कुछ भी डायनामाइट लगाया ताकि वो पहाड़ी टूट जाए और फिर आप उसको प्लेन करके वहाँ हाईवे बनाओ, है ना। तो आपने प्लेट का जो नेचुरल डायनामिक था उसको डिस्टर्ब किया, उसकी वजह से आपने, ठीक है, ये तो रोड वोड तो बना दिए, पर आप देखो कि पहले से ज़्यादा उधमपुर में अब वो गिरता है पस्सी, जिसको आप बोलते हो कि वो, क्योंकि वो मड वाली माउंटेन्स है ना। आप आगे चले जाओगे पीर पंजाल रेंज और उसके आगे वो रॉक वाली माउंटेन्स है ना। वो माउंटेन रॉक वाली है, वहां पे ये मड स्लाइड और ये सब नीचे गिर जाना बारिश की वजह से वो सब नहीं होता है। ये सब कहाँ होता है? ये तो उधमपुर वगैरह जहाँ पे शिवालिक माउंटेन है, जहाँ पे पहाड़ के ऊपर पेड़ होते हैं, है ना। क्योंकि आपने ये सब तोड़ दिया है तो वो मड जो है वो लूज हो गई है, जो सॉइल थी वो लूज हो गई है। अब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो वो सब नीचे गिर जाता है ना। तो ये सब क्या है? ह्यूमन इंड्यूस्ड, है ना। वैसे ही माइनिंग की वजह से आपका अर्थक्वेक आ सकता है। ये डैम, और मैंने वो पूरा समझाया था कि आपने डैम बनाने के लिए, तो डैम तो आप कहीं ऊंचाई पे बनाओगे, है ना। और वो किसी, जैसे आपका रंजीत सागर डैम है ना, कहाँ पर है? बसोली में है रंजीत सागर डैम, है ना। कौन सी रिवर के ऊपर बना है? रावी रिवर के ऊपर बना है। और पानी तो उसका सारा पंजाब लेता है, तो पंजाब उसका सारा पानी लेता है ना। थोड़ा सा मिलता है जम्मू को, कुछ पानी नहीं मिलता। वो उन्होंने कोई बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, ठीक है।
रावी ब्रिज के ऊपर डैम तो ऊंचाई पे ही बनेगा, है ना। डैम आप देखो, डैम प्लेन पे तो नहीं बना सकते, फिर डैम तो ऊंचाई पे बनेगा ताकि वो पानी गिरे, फिर वो मोटर रोटेट करे, और फिर उसका वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसको आप कन्वर्ट करो, ये सारी चीजें, है ना, है ना। अब वो डैम आपने बनाया, उसके लिए वो सारी कंस्ट्रक्शन करना, वो सारी चीजें, फिर उसकी सिल्टिंग हो जाना, उसके रिवर बेड मतलब जो उसका बेड है वहाँ पे सिल्टेशन होना, तो इन सारी चीज़ों की वजह से प्लेट जो है वो नीचे की डिस्टर्ब होगी, उसकी वजह से भी कुछ ट्रेमर्स आ सकते हैं। तो इसको हमने क्या कहा था, ह्यूमन इंड्यूस्ड भी अर्थक्वेक कुछ ना कुछ हो सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था वो रोड पे जैसी भी चले तो वो सारी चीज़ें क्या है कि वो एक्स्ट्रा फोर्स क्रस्ट पे एग्जर्ट कर रहे हैं, तो आपको धरती हिलती हुई दिखती है ना, ठीक बात है। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि ये सुनामी, तो ये सुनामी क्या चीज है। फिर लास्ट कॉन्सेप्ट जो पता बचा था वो क्या था, सुनामी। और सुनामी क्या चीज थी, मैंने कहा कि अगर आपका अर्थक्वेक जो है वो ओशन के अंदर आए, ओशन के अंदर आएगा तो नीचे कहीं अर्थक्वेक आया, ऊपर पानी है, नीचे कहीं अर्थक्वेक आया, उसकी सारी जो एनर्जी थी वो ऊपर आई, तो वाटर जो ऊपर था वो डिस्टर्ब हुआ, वाटर डिस्टर्ब हुआ तो कहीं पे आपका लैंड है तो वो दोनों साइड भागा होगा, है ना, पानी इधर भी गया होगा, पानी इधर भी गया होगा, है ना, है ना। लेकिन हमें तो सुनामी देखनी है एज ए कि हम लैंड पे खड़े हैं तो हमारी तरफ आ गई सुनामी, है ना, तो पानी पहले जब जा रहा होगा तब आराम आराम से जाता होगा, लेकिन अब सुनामी आई है तो सुनामी की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, यही पढ़ाया था मैंने आपको, ये इस चीज़ को आप वेवलेंथ बोलते हो, ये क्रस्ट, ये ट्रो, और ऐसा ऐसा ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है ना। वेवलेंथ क्या है इसकी, यहाँ से चढ़ के यहाँ खत्म होगी, और इसकी वेवलेंथ क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तक जा रही है ना, तो आप बोलोगे इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इस चीज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो जो आपकी सुनामी वेव्स होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। वेवलेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा मास ऑफ वाटर ज़्यादा स्पीड से जल्दी लैंड पे पहुंचेगा, है ना, यही बताया था ना। तो उस चीज़ को आप क्या बोलोगे, सुनामी। नॉर्मल जो मैंने बताया था स्पीड क्या होती है, 100 किलोमीटर पर आवर, और सुनामी वेव्स की आपकी 700 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड बन सकती है जब वो लैंड पे हिट करें, यही बताया था ना, ठीक बात है। और वो फिर कैसे लैंड पे आएगी और वहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन वगैरह उसकी वजह से होती है। आपने देखा था 2004 में जो सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, उसकी वजह से आगे पीछे पूरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इंडोनेशिया और इंडिया में तमिलनाडु और ये सारी जगहें, वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था। उसके बाद आपने सुनामी से लड़ने के लिए क्या किया कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के टीचर देंगे, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होता है कि आपने फिट करके रखा है और आपको अर्थक्वेक आने वाला है, उससे पहले ही वो बता देगा कि अर्थक्वेक कहीं पे आने वाला है, और अर्थक्वेक आए उसके बाद वो सरफेस पे आए, फिर सुनामी वेव्स ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगी, है ना। और आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम पहले ही आपको बता देगा कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा, तो आप जल्दी से इवैक्यूएशन करवा सकते हो अपने कोस्ट लाइन पर रहने वाले लोगों का, है ना, एटलीस्ट कि आपकी फर्टिलिटी जो है कम लोग मरे, ठीक है, जान माल का नुकसान कम हो। बात समझ आई, ठीक है ना। इसके बारे में अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज तो आप गूगल पे सर्च करिए, साइंस टेक जब आपका सब्जेक्ट आएगा तब आप अपने सर से पूछिए, सर ये अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे काम करता है, इसके पीछे का साइंस बताइए, और वो सारी चीज़ें जो इससे मिलती जुलती भी होंगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आज तक जितना पढ़ा है फर्स्ट क्लास से, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलिए, आज तक हमने इतना ही पढ़ा था ना। वो बच्चे जो फर्स्ट पहली बार आ रहे हैं, वो बच्चे जो जिनकी एक दो क्लास मिस हो गई थी, उन सब बच्चों के लिए पूरा लेक्चर था स्टार्ट से एंड तक का। और एनसीईआरटी के अभी तक हम 4th या 5th चैप्टर पे पहुंचे हैं, ठीक है, ठीक है। 11th क्लास के एनसीईआरटी के 5th चैप्टर पे पहुंचे हैं और इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो पूछो।
कोई डाउट नहीं है? फिर वीडियो बंद कर देते हैं।